अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की हुकूमत मुखालिफ फ़ायरोज़ ने इंतहाई इल्ज़ामात उनकी सियासत को मज़ीद उलझा से रहे हैं। बाज़ औक़ात कभी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग तो कभी उनके इल्ज़ामात को मुज़हिका खेज़ कह दिया जाता है। और इस बार उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि जेल में उन्हें जो खाना दिया जाता था वो चूहों का बचा हुआ दिया जाता था। उनके इस बयान में कितनी सदाकत है और क्या वाकई जेल में कैदियों के साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जाता है, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि कौमी खजाने को नाकाबिले बर्दाश्त बोझ से बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से एक नई पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन को काबिले बर्दाश्त बनाने या उसके मुतबादिल दौरान मुलाजमत प्राइवेट सेक्टर जैसी पुरकशिश सहूलियात मुलाजमीन को फ्राहम करने के लिए तजवीज़ सामने रखी गई है। अब खजाने पर से बोझ कम करने और मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान से बचाने के लिए हुकूमत की ये हिकमत अमली क्या कामयाब भी हो सकेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जिक्र, जिसके तहत कराची के लिए 100 मंसूबों को तैयार किया गया है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार चौकताई साहब, NBC, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इस बात करते हैं सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा के नए इल्ज़ाम के हवाले से, जिसमें वो कहती हैं कि जेल में जो उन्हें खाना दिया जाता था वो चूहों का बचा हुआ खाना उन्हें खिलाया जाता था। उन्हें जो अद्वियात दी जाती थी वो भी फंगस ज़दा होती थी। और इस पर पंजाब के वज़ीर जेल खलाजात जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने तरदीद करते हुए कहा कि मरीम नवाज को बेहतरीन सेल दिया गया था, उन्होंने VIP जेल काटी है। अभी जो एक नया इंकशाफ उन्होंने किया है, ये इल्ज़ाम क्या सच भी हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। जनरल साहब, फरमाइएगा, मरीम बीबी की तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि हमारे यहाँ जब दुश्मन का फौजी आता है तो उसे तो हम चाय भी बड़ी फैंटास्टिक से पिलाते हैं, तो फिर कौम की बेटी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अपनी ये बात दुरुस्त करने की कौम की बेटी है। अच्छा, ये मेरा ख्याल स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। वो अपने वालिद की बेटी हैं, क्योंकि कौम के साथ तो सिवाय झूठ के उन्होंने और कोई बात कभी नहीं की। और जितना झूठ ये बोलते हैं, मैं मेंटेन कर रहा हूं इनका एक रिकॉर्ड सा, मैं सारी चीजें चेक करता रहता हूं। सच्चाई इनके मुंह से आते हुए निकलते हुए शर्माती है। ये बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों को हम इज्जत देते हैं वो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं कहते। जहां तक इनकी जायदादों के मुतालिक तो ये झूठ झाट बोलते ही रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। जाली डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी हुई हैं, वो भी आपको पता है। तारीख सच्चाई की इनकी कतन नहीं है, लेकिन यहां ये बात आपको मैं ये बावर करा दूं कि जहां तक जेल का ताल्लुक है, इनका घर से खाना आता था। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको वहां पे कोई इस तरह का किसी ने सलूक किया हो। घर से खाना आता था और टेस्ट करके चेक करके ये इनके खुद लोग इनके चेक करके इनको खिलाते थे। और इसी तरह इन्होंने नैब के भी जब कस्टडी में थे उसके बारे में भी झूठ झाड़ कहा। नैब ने फिर जब थ्रेट किया कि हम वीडियो बनाई हुई हम वो दे देंगे जिस कमरे में आप ठहरी थी और जो कुछ आप वहां पे खाना खाती रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ इतना कि अफसोस इस बात का है कि हम सिर्फ झूठ बोलते हैं, और वो झूठ इसलिए कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमें उससे सियासी फायदा हो जाए। लेकिन ये चीजें दुरुस्त नहीं है। और इन चीजों में हमारी सियासत जो है ये सारी प्रागंदा हुई पड़ी है, इसी वजह से कि यहाँ पे लगता ही है कि कोई भी सच नहीं बोलता। ना हुकूमत की तरफ से सच बोला जाता है, ना ही ऑपोजिशन के लोगों की तरफ से सच बोला जाता है। और ले दे के अवाम जो है वो दरमियान में कंफ्यूज फिरते हैं, उनको समझ नहीं लगती कि क्या हो रहा है, वाकई कोई ऐसी बेइंसाफियां हो रही हैं। ये नहीं है इनका। मैं एक चीज आपको बताऊं कि जब इमरान खान ने ये कहा था कि मैं पैसा लेके वापस हम पैसा लेके आएंगे, पैसा निकलवाएंगे, तो उसी वक्त जब ये तय हुआ, जब मैंने देखा कि सदा याफ्ता आदमी को भी B क्लास वहां पे दी गई और वो उनको घर से खाना आ रहा है, तो मैंने कहा जनाब ये हो ही नहीं सकता कि कभी पैसा वापस लेके आए। पैसा जिससे वापस लेना हो उसको ससुरालियों की तरह, ससुरालियों के घर की तरह नहीं ठहराया जाता। तो ये बदकिस्मती है कि सब कुछ हम देखते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें सवाए झूठ के और कुछ सुनने को नहीं मिलता। नासिर चौकताई साहब, आप इस बात को मानने को तैयार हैं कि फंगस ज़दा अद्वियात, चूहों का खिलाया हुआ खाना, उन्हें सर्व किया जाना
पहले तो मैं जनरल साहब की इस बात से बिल्कुल दुरुस्त हूँ कि मुत्तफ़िक़ हूँ कि खाना चेक करके दिया जाता था। अब मुझे पता नहीं कि बीबी मरियम जो हैं वो उन लोगों को चूहा कह रही हैं जो खाना चेक करते थे, या उनके पास वाकई कोई चूहे हुए आ गए थे। मेरा ख़्याल है जेल में चूहे इस तरह नहीं होते कि खाना टेस्ट करते हों फिर आगे बढ़ाते हों। शायद कुछ जज्बाती बयान दे दिया उन्होंने, कुछ गुस्से में बयान दे दिया, कुछ किसी और मतलब ज़्यादा गुस्सा था उनको तो उन्होंने चूहा कह दिया जेल के अमले को। ऐसा नहीं होता। मेरा तजुर्बा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेल में रह चुका हूँ और उस ज़माने में रह चुका हूँ जब मैं अंडर एज था, उस ज़माने में रह चुका हूँ। तो हमारा तो खाना बड़ा ज़बरदस्त होता। हम खाना खुद पकाया करते थे और ख़ुद वहाँ बलवे करते थे, खुद हंगामे करते थे। बड़ा अच्छा दौर था हमारा वो जेल के अंदर का। और मेरा तजुर्बा ये है कि जेल हुक्काम बहुत केयरफुल होते हैं। वो हुकूमत के कहने पर अमल तो करते हैं, तशद्दुद भी करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, खोली में डाल देते हैं, कैद तन्हाई में डाल देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन खाने के मामले में वो इतना कर सकते हैं कि दाल में कंकड़ डाल दें, चावल पूरे पक्के हुए ना हो और उस पर फिर हंगामा होता है, बलवा होता है, एक हंगामा हो जाता है। तो एक ये उनका बयान, और इसके अलावा दूसरा इनका एक और बयान था कोई, उस पर भी ख़ासा मसला हुआ है। और यकीन नहीं आता मुझे कि मेरी दादी के बारे में मुझको इत्तला नहीं दी गई उनके इंतकाल की। तो इत्तला देना तो गवर्नमेंट का काम नहीं था, काम तो ये ख़ानदान का था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनकी नाअहली थी। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू एनबीसी, मुझे क्विकली एक की तरफ जाना है। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर मैं आपका तबसरा शामिल करती हूँ। स्टे ट्यून नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं मरीम नवाज साहिबा के उस इल्ज़ाम के हवाले से जिसमें वो कह रही थी कि उन्हें जो जेल में खाना दिया जाता था वो चूहों का बचा हुआ खाना दिया जाता था। नासिर चुप्पा साहब, आप तबसरा मुकम्मल कीजिए प्लीज़, बताइए ये इल्ज़ाम सच हो सकता है? नहीं, मैंने तो कह दिया कि इल्ज़ाम गलत है, ये पहले कह दिया मैंने। लेकिन मैं ही कह रहा था कि इससे बड़ा चूहा जो है हमारे पास, वो इसराइली चूहा है, भारतीय चूहा है, साम्राज्य चूहा है, महंगाई का चूहा है, कोरोना का सबसे बड़ा चूहा है जो हमें कतर रहा है। और उसके लिए ना हुकूमत कुछ कर रही है, ना अपोजिशन कुछ कर रही है। दोनों खेल रहे हैं, कोरोना खेल रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। ना वो अपने जलसे ख़त्म कर रहे हैं, ना वो इल्ज़ाम ख़त्म कर रहे हैं, जलसे तो हुकूमत भी कर रही है। तो ये जो चूहा है, बड़ा वाला चूहा, इसको हमें सबको मिलकर मारना चाहिए। और इसके लिए अपोजिशन हुकूमत को एक साथ बैठना चाहिए, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये चूहा हमें कतरता रहेगा। मोना, कितनी सदाकत इस इल्ज़ाम में जो मरियम बीबी फरमा रही हैं? देखिए ज़रियाब, असल में जब ज़ेरे हिरासत कोई भी खातून होती है तो हमारा तमाम का सेंसिटिविटी लेवल बहुत बढ़ जाता है और हम इसको बहुत एक हसास निगाह से देखते हैं। देखना भी चाहिए, यकीनन हमारा जो मुआशरा है और जो हमारी कदरें हैं तो वो हमें यही सिखाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे में जो इल्ज़ाम आता है वो भी उतनी ही संगीनी रखता है। अगर ये इल्ज़ाम किसी मतलब आप समझे किसी मर्द ने लगाया होता तो मुझे लगता है कि शायद उसको उस तरह से उतना उस सीरियसनेस के साथ या उस हैरत के साथ नहीं देखा जा रहा होता जैसे कि अब इस इल्ज़ाम को देखा जा रहा है कि जैसे मरियम साहिबा ने लगाया है। इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है वो एक अपने इंटरव्यू में ये भी फरमा चुकी हैं कि उनके बाथरूम्स में कैमरास इंस्टॉल किए गए थे। ये भी बहुत बहुत ही मैं समझती हूँ कि इट्स अ वेरी डैमिंग एलिगेशन कि अगर आप ये इस लेवल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर, हैविंग सेड दैट, मुझे भी कोई सदाकत दूर दूर तक इस इल्जाम में मालूम नहीं होती है। उसकी काफी सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो पहली वजह ये है कि चूहे का खाया हुआ खाना, मतलब ये इटसेल्फ ये जो काम है कि कोई ये खाना आप रखें फिर उसको चूहे को खिलाएं, मतलब फिर आप चूहे भी ढूंढें कि हाँ जी ये चूहे हैं जो ये खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद आप इंश्योर कर लें कि हाँ ये चूहे नहीं खाया है, फिर आप उसको सर्व करें किसी को। तो मुझे लगता है कि ये काफी मतलब उस तरह की चीज है कि एक तो मज़ाक़ा फेज भी है, दूसरा ये कि इसमें काफी मेहनत दरकार होती है। मतलब आप सादा खाना अगर किसी को दे दें, या जैसे अभी एनबीसी कह रहे थे कि कंकर डाल के दे दें या कुछ और कर दें, नमक तेज कर दें, मिर्च तेज कर दें, तो वो ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप चूहे को पहले लाएं, चूहे के लिए एहतमाम करें, फिर उसके बाद वो जो खाना बचे फिर वो आप दें।
तो ये इटसेल्फ बड़ा अनरियलिस्टिक है, ये एलिगेशन है। दूसरा ये कि हमें जहां तक पता चला था और जहां बहुत मुसद्दिका इत्तलात थी वो ये थी कि मरियम नवाज साहिबा तो गालिबन कोई ट्विटर यूज कर रही थी अपने जेर हिरासत होते हुए। उनकी कोई इस किस्म की, एक दफा मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कोई ट्वीट लाइक कर दी थी या कुछ हुआ था। खैर उसमें भी हम चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि गालिबन उनका अकाउंट किसी और ने लॉग इन किया हो, लेकिन फिर इत्तलात बाकायदा ये मौसूल हुई थी कि उनके पास उनका फोन भी है वाइल शी इज इन कस्टडी। तो ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और फिर भी मैं फिर इस बात को दोबारा दोहराऊंगी, इल्जामात में मुझे कोई सदाकत मुझे नहीं लगती है, ना मेरे पास ऐसी कोई बात है, ना इत्तला है, बल्कि जो इत्तला है वो इसके बरक्स है। फिर भी क्योंकि वो खातून है और खातून की हमारे मुआशरे में जिस तरह की इज्जत है, मुझे लगता है उनको अपने सारे अपने लीगल ऑप्शन, सारे कानूनी अपने रास्ते एक्सप्लॉइट करके खत्म कर देने चाहिए इस मामले पर, अगर उनके साथ ये हुआ है। और हम बतौर खवातीन उसकी सख्त तरीन मजम्मत करेंगे और हर तरह से उनका साथ देंगे। इब्राहिम, जिस तरह की समोना ने भी बात की कि ख़वातीन की इज़्ज़त हमारे माशरे में उसका वक़ार किस अहमियत का हामिल है, किस हैसियत का हामिल है। मरियम बीबी खुद एक खातून हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात वो अब लगा रही हैं या जेल में रहने के दौरान वो माजी में लगाती रही हैं, क्या उन्हें खुद भी इस किस्म की बात करने से पहले सोच लेना चाहिए? और फिर जो वो कह रही हैं, आप उससे मुत्तफ़िक़ हैं? देखें, वो एक खातून है और ख़ातून के तौर पर उनका एहतराम लाज़मन किया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो एक सियासतदान भी हैं। और हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं ये जब इक़्तिदार में आते हैं तो हमने देखा है कि ज़्यादातर सियासतदानों के जो असासे हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं। फिर उनके स्विट्ज़रलैंड में भी महल बन जाते हैं, कुछ सियासतदानों के लंदन में महल बन जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमने आवाम के लिए स्ट्रगल किया है। और जब ये हुकूमत में आते हैं तो अगर इनके वालिद या इनके चचा, मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा, हर केस की बात कर रहा हूँ, या किसी का रिश्तेदार भी अगर वो इक़्तिदार में हो तो बाकी फैमिली के मेंबर्स के भी जो आप मराहत देखें और उनके जो प्रोटोकॉल देखें, जो मरियम नवाज़ साहिबा को भी हासिल रहा और इस हुकूमत में भी कुछ लोगों को हासिल है, और आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी कुछ लोगों को हासिल रहा, तो वो तो बेशुमार किस्म का प्रोटोकॉल भी होता है। लेकिन जब ये कहते हैं कि हमने स्ट्रगल किया और इनको कोई जेल वगैरह या कोई इस तरह की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़े तो उसके ऊपर ये गिले शिकवे भी बड़े करते हैं। और पाकिस्तान में हमें मालूम है कि हमारे जो सियासतदान हैं, तमाम सियासतदान नहीं लेकिन ज़्यादातर सियासतदान जो हैं उन्होंने बड़ी VIP किस्म की जेल काटी है। मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में हमें मालूम है कि उनका जो खाना वगैरह है वो उनके घर से ज़्यादा देर आता था, और हमें ये भी पता है कि हमें जो बताया गया था, जाहिर है कि हम जेल के अंदर तो नहीं देखा हमने, लेकिन हमें ये भी बताया गया था उनको एक लॉन भी अवेलेबल है जहां वो वॉक वगैरह करती हैं। और जब मियां नवाज शरीफ भी अडियाला जेल में थे तो उस वक्त भी हमें बताया गया था कि वो वहाँ पे वॉक वगैरह भी करते हैं। फिर इनको वो मुशक्कती भी दिए जाते हैं, यानी आम लोगों की जो जेल है उससे बहुत VIP किस्म की जेल होती है। लेकिन अब अगर आपका सवाल कि क्या चूहों वाला खाना जो है वो मरियम नवाज साहिबा को दिया गया होगा, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तानी जेलें ऐसी हैं कि यहाँ आपने भुट्टो साहब जैसे अजीम लीडर के साथ क्या किया, पाकिस्तानी जेल में तो अगर भुट्टो साहब के साथ जो हो सकता है, और ये जो सर नासिर बेग चुगताई साहब ने जिस जेल का हवाला दिया बहुत काबिल एहतराम है। मुझे तो एक लम्हे के लिए लगा कि शायद वो किसी पेरिस की जेल का हवाला दे रहे हैं कि जिसके अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म का डिसिप्लिन हो और इतना ज़बरदस्त किस्म का मज़ा हो। तो सियासी मुखालफिन को तो निशाना तो बनाया जा सकता है, पाकिस्तानी जेलों में सियासी मुखालफिन के साथ ये हो सकता है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जो बतौर सहाफ़ी मेरे पास जो मालूमात पहुँचती रही हैं उसमें कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये मरियम नवाज साहिबा को कि चूहों वाला खाना या फंगस वाली अद्वियात, क्योंकि उनकी अद्वियात भी आती रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी जो जेल काटते रहे हैं, बड़े जबरदस्त 8-8, 10-10 किस्म के खाने आते हैं वहाँ पे। तो उस तरह की मुश्किलात जो आम लोगों को वहाँ पे दरपेश होती है इनको नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तानी जेलों में हो सकता है, हमें पता है कि भुट्टो साहब के साथ वहाँ पे लेकिन जिस किस्म की जेल उन्हें प्रोवाइड की गई, हम उसे जेल नहीं कह सकते। गरीब के लिए इब्राहिम इस तरह के एनवायरमेंट जाहिर है, अगर आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, आपके वालिद साहब बने, आपने आपके चचा जो हैं वो CM पंजाब बने, तो आप ये तो स्ट्रगल है ना। स्ट्रगल में अगर आप जेल गए हैं तो आपको हर वक्त उसको इतना गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। और जेल भी आपको कोई इतनी लंबी चौड़ी जेल नहीं थी, 6-8 महीने की जेल तो कोई मामूली जेल। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्दीकी साहब, फंगसज़दा खाना, फंगसज़दा अद्वियात और चूहों वाला खाना, मतलब चूहों ने पहले खा लिया, अगर इस किस्म की दवाई और आप खाना खाएं तो सेहत बड़ी बुरी हद तक मुतासिर होती है। माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह उन्हें मजीद सेहत दे, कुछ ऐसी हमें कोई खबर नहीं मिली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रियाब। ये देखिए, एक चीज़ होती है अनसर्टिफाइड और एक चीज़ होती है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड से मुराद मेरी ये है कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, उसके बाद कैलिबरी फ्रंट आ गया, उसके बाद कतरी लेटर आ गए। तो एक तो जिस लेवल की आप सियासतदान बनना चाह रही हैं, जो आपके वालिद साहब रह चुके हैं, नो डाउट एक बड़े लीडर भी हैं और सियासतदान भी रहे पाकिस्तान में, तो आप ये किस किस्म की बातें करती हैं? मेरा मतलब है कि ये जेल में कौन सा जो है वो चूहों वाला खाना दिया जाता है, और इनको पता कैसे चला कि ये चूहों वाला खाना इनको दिया जा रहा है? मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त उस वक्त जेल में सुपरिटेंडेंट थे, और इनके घर से तो उस वक्त लिस्ट आया करती थी। जब नाश्ता आता था तो दोपहर के खाने के बारे में लिख के दिया जाता था कि हमने ये खाना है, और वो खाना आता था सुपरिटेंडेंट के कमरे में, वो चेक होता था, फिर इन तक पहुंचता था, फिर दोपहर को लिस्ट बन के जाती थी कि रात को। इनको तो टोटली घर से खाना आता रहा है। ये कैसे क्लेम कर रही है? ये जेल का खाना, आपको तो पता है जेल में दाल रोटी होती है और ये लोग दाल रोटी खाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई फंगस ज़दा मेडिसिन्स भी होती हैं। हाँ, मेडिसिन एक्सपायर ज़रूर हो जाती है, लेकिन मैंने तो कभी 2 साल पुरानी भी मेडिसिन अगर एक्सपायर्ड है तो उसको फंगस लगा हुआ नहीं देखा है। तो इनकी तो एक एक चीज़ इनके घर से आती थी। मैं इब्राहिम को थोड़ा सा फ़र्ते हैरत में डालूंगा। ये नासिर बेग चुगताई की बात पे हैरत ज़दा हो गए थे। जब हनीफ अब्बासी जेल से छूट के आए तो रमज़ान का महीना था और मैरियट में एक अफ्तारी थी, वहाँ पे मुलाकात हुई। तो मैंने कहा माशाल्लाह आपकी तो सेहत शायद बिल्कुल ठीक लग रही है। तो कह रहे यार उत्थे एक दिन असी बारबेक्यू करते सन, एक दिन हम टोनियन गाय से बंदा बुलाते थे तो फेशियल वगैरह होता था, मसाज वगैरह होता था। तो ये लोग तो बड़ी मौज करते हैं जेल के अंदर। ये किस तरह कह सकते, इस किस्म के क्लेम कर सकते हैं कि इनको चूहों वाला खाना दिया जा रहा था? अव्वल तो मुझे यही नहीं समझ आई कि इन्हें पता कैसे चला कि ये पहले चूहों को खाना खिलाया गया था। तो इस तरह की बातें इस लेवल के लीडर्स को जेब नहीं देती। ये तहकीक आप मुकम्मल कीजिएगा सिद्दीकी साहब, कभी ये भी हम आपसे जानेंगे कि ये ठीक कह रहे हैं। हम तो, मैंने तो कहा था नासिर बेग चुगताई साहब तो पॉलिटिकल वर्कर होंगे, एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, तो सहाफ़ियों को तो इस किस्म की जेल जो है वो मैसर नहीं होती। और बाकी हनीफ अब्बासी साहब का आपने हवाला दिया कि उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की जेल थी, उनकी बड़ी जबरदस्त नहीं के बंदे हैं। तो मतलब यहाँ की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी तो बड़ी जबरदस्त किस्म की जेल आपने बताई हनीफ अब्बासी साहब की। साथ ये भी बता देना कि आधी रात को कौन सा गूगल पे फैसला होता है कि जिसके तहत हनीफ अब्बासी को आपने उम्र कैद सुना दी थी, वो फैसला फिर लाहौर हाई कोर्ट से किधर गया? चले एमबीसी अपना पॉइंट ऐड कर लीजिए, फिर मुझे सेगमेंट कंक्लूड करना है। मुझे डिफरेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे ना, इसके ऊपर तो बहुत बहस हो सकती है। बात तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है जी, जो परफॉर्मेंस है वो हमें पता है सर। ये भी तो कोई सर आधी रात को भी तो फैसले नहीं सुनाए जाते ना, फिर वो उसके बाद आगे फैसला दोबारा हुकूमत चली जाती या कोई फरीक बन जाता उस फैसले के खिलाफ। इब्राहिम, आप बात को किस तरफ ले गए, इस बात का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। इस पे डिबेट अगर करनी पड़े तो इसके लिए तो अलग प्रोग्राम करना चाहिए। चले, सवाल हमारा ये था कि जो मरीम नवाज की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि उन्हें फंगस अद्वियात और चूहों वाला खाना खिलाया जाता था, कि इसमें सदाकत है या नहीं है? तो मुख्तसर ये कि जिस किस्म के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं उसमें सदाकत इस तरह से नजर नहीं आती। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हुए। खजाने ने तनख्वाहों और पेंशन के मौजूदा मॉडल को कौमी खजाने के लिए नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है और पेंशन कमीशन के इजलास में मुलाजिमीन को मुख्तलिफ मरात तनख्वाहों के साथ नकद अदा करने पर इत्तफाक किया गया। पेंशन के इस नए निज़ाम और इस हवाले से सिफारिशात की तैयारी के लिए कमेटियां बनाने का फैसला कर दिया गया है, लेकिन जिस हिकमत अमली पर गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, जिस किस्म की नई पॉलिसीज लाने के हवाले से ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि PTI हुकूमत ये मामला हल करने में कामयाब हो सकेगी। नासिर बेग चुगताई साहब बताइएगा, PTI गवर्नमेंट अगर इस मामले की तरफ जाती है तो इसको बेहतर तरीके से अंजाम देने में आप समझते हैं कि कामयाब हो सकेगी? मेरा ख्याल है होना चाहिए, लेकिन क्या विल है इतनी, क्या इतनी सलाहियत है? डॉक्टर इशरत की उम्र क्या है इस वक्त? 85। क्या वो सर्विस में हैं? क्या वो सर्विस से तनख्वाह ले रहे हैं? पहले ये तय करना पड़ेगा आपको। और डॉक्टर इशरत ने अब तक कितनी सलाहत आपको ला के दी है, कितना काम किया उन्होंने? कोई, मुझे तो लगता ही नहीं कोई काम हो रहा हो। 2.5 साल होने वाले हैं, कोई रिफॉर्म नहीं आया अभी तक। अच्छा, ये जो मामला है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसमें आपके लाखों बड़े करोड़ अफराद मुतासिर होंगे और मुमकिन है वो रिएक्ट भी करें। ये एक बहुत टिपिकल केस है जो 3 नस्लों तक पेंशन जाती है। जी। अगर किसी का शौहर मर जाए या किसी की बीवी मर जाए और वो जॉब में हो तो उसके
शौहर को पैसे मिलते हैं या बीवी को पैसे मिलते हैं और ठीक ठाक मिलते हैं, फिर वो भी दोनों अगर मर जाएं तो उनके बच्चों को मिलते हैं 70 साल तक का ये एक चक्कर चलता है, सर्किल चलता है। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट फ्रांस ने और इंडिया ने और मेरा ख़्याल है अमेरिका ने तलाश किया है और वो बड़ा मुनासिब है वो, हालांकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है। वो ये है कि जितने पैसे गवर्नमेंट डालती है एक फ़ंड के अंदर, पेंशन फंड के अंदर, उतने ही पैसे मुलाजिम डालता है जी जी पेंशन फंड में। और जब वो रिटायर होता है तो उसको एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है, लमसम अमाउंट दिया जाता है कि लोग तुम अपना गुजारा करने की कोशिश करो, और फिर 72 साल तक उसको एक मुस्तकिल एक ख़ास लिमिट में रहकर वो पैसे अदा किए जाते हैं, तो वो उसको पेंशन फंड कहते हैं। अगर ये उधर जा रहे हैं तो मैं ख्याल बुरा नहीं होगा, मुनासिब होगा। लेकिन अगर ये पेंशन ही खत्म करना चाह रहे हैं, अव्वल तो पहले इन्होंने कोशिश की थी कि 65 साल की इस तरह कर दी जाए, कोई खबर नहीं है। जी जरा मैं आपकी की तरफ आ रही हूँ। जी एनबीसी आपका पॉइंट क्लियर, इजाजत दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो फिर सवाल क्या है आपका? नहीं देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि पेंशन खत्म नहीं हो रही तो सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से अब ये उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज हैं वो एक अमाउंट डालती हैं और फिर उसी तरीके से मुलाजिम की भी जो तनख्वाह होती है उसमें से एक रकम ली जाती है। इस तरह प्रोविडेंट फंड का नाम देते हैं, उस किस्म का जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करने वो प्रोविडेंट फंड है, वो प्रोविडेंट फंड है वो। हाँ तो वो प्रोविडेंट फंड है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। देखिए बास कंपनीज हैं जो पेंशन भी दे रही हैं, ग्रेजुएटी भी दे रही हैं और प्रोविडेंट फंड भी दे रही हैं, उनका तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप एक पेंशन फंड कायम कर लें जैसे अमेरिका वगैरह में है, इंडिया में है, उसकी तरह अमल कर लें, वरना तो फिर आप 25% आपका रेवेन्यू पेंशन में जा रहा है। 25%। जनरल साहब पंजाब का अगर आप पेंशन देखें तो आप प्रोविडेंट फंड भी और ग्रेजुएटी भी दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत इतना अलाउ नहीं कर सकती, इतनी हैसियत नहीं इस मईशत की। गवर्नमेंट अगर कुछ अलग स्ट्रेटेजी की तरफ जा रही है तो कामयाब हो सकती है। ज़रा बिल्कुल हो सकती है, और मैं इसलिए दरमियान में बोला कि मैं बात करूं। ये प्रपोजल हमारी तरफ से गई थी। अच्छा। और मैं हूं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूं, और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में हमने ये प्रपोजल तैयार की और फिर जीएचक्यू को दी कि ये गवर्नमेंट को बताएं। उसकी वजह ये थी कि हमने देखा पंजाब गवर्नमेंट का बजट जो है, उनकी इनकम और पेंशन का जो बजट है उसमें बड़ा थोड़ा फर्क रह गया, और हमारा अंदाजा था कि कुछ सालों में ये अपने बजट से एक्सीड कर जाएंगे, पेंशन के बजट जो है एक्सीड कर जाए। लिहाजा हमने कोई 1.5 साल लगा के इस पे स्टडी की और बड़ी मेहनत से हमने इस पे डॉक्यूमेंट्स तैयार की और फिर मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस जीएचक्यू में दी और उनको रिफाइन करके फिर एक वक्त में तैयार करके तो कुछ चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले हमने गवर्नमेंट को भी ये प्रेजेंटेशन दी और उनको दे दिया। उसमें ये है कि ये पहले तो पेंशन का जो सिलसिला वो ये है, 72 साल वाला नहीं है। यहाँ पे इस तरह है कि अगर खामद मर जाता है तो बीवी को आधी पेंशन मिलती है, और अगर वो भी फौत हो जाए तो फिर वो पेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो पीछे कोई डिपेंडेंट बच्चा छोड़ जाए तो फिर उसको मिलती रहती है। डिपेंडेंट बच्चे से मुराद कि अगर किसी की बेटी रह गई है, शादीशुदा नहीं है और वो पीछे मौजूद है, तो उसका जरिया चूंकि खाने पीने का यही था, तो इसलिए फिर उसको पेंशन का हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो पेंशन का स्ट्रक्चर है। अब चीज ये है कि इसमें जो दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जब हमने वो स्टडी किया तो उसमें ये था कि प्रोविडेंट फंड के अलावा जो मुलाजिम है वो पेंशन के लिए कुछ अपनी तरफ से पैसे देता है, यानी उसकी कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन को आगे आप इस्तेमाल सही तरह नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उससे पैसा जनरेट करना थोड़ा मुश्किल है। वो बाज़-औक़ात कंपनियों के शेयर खरीद देते हैं, ये इस तरह। लेकिन अगर आप उसको इकोनॉमी में डालें, मिसाल के तौर पे बैंक अपने बना दिए जाएं या ये इस तरह के अदारे बना दिए जाएं, जिस तरह हमारा फौजी फाउंडेशन है, तो वो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स आगे लेके उनको चलाए, तो आप अपनी इकोनॉमी में भी एक तो वही पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरी तरफ ये है कि जो प्रॉफिट आएंगे आपको उससे, आप उससे आगे लोगों को पेंशन देना शुरू कर दें, जो कि यानी जो आगे नए जो रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन देती जाए, जबकि पीछे वाले जो सर्विस में है वो आपको कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं पैसा। तो ये एक जो स्कीम बनी है
इसका आगे यूटिलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कैसे जाया जाएगा, उसमें एक्सपर्टीज हमारे पास क्या होगी। फौजी फाउंडेशन का मॉडल जो है वो तो सक्सेसफुल मॉडल है, सही, और सही। वो हमारे वेलफेयर के सारे बजट को, वो बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें पैसा दे, वो सारा बजट, जैसे अभी बड़े लोग अभी अपाहज हुए हैं ये वॉर ऑन टेरर में, तो फौजी फाउंडेशन ने एक प्लांट लगा के दिया है मसनूई आधा का। वो इस तरह का आप फौज को सपोर्ट करते हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपको मुहैया करते हैं। नतीजा ये है कि अब जितने मसनूई आज़ा हैं या आपकी जो ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स हैं, चीजें वो यहाँ बन रही हैं एमएच में, मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो ये एक मॉडल हमने रख के तो इसको देखा कि ये खासा प्रॉफिटेबल हो सकता है, इकोनॉमी को भी फायदा मिल सकता है। अब ये है कि आगे मैनेज करने के लिए कौन लोग आते हैं, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, कितना, कल को अगर गवर्नमेंट मिसयूज करना शुरू कर दे तो वो प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन जो हमने प्लान बना के दी है उसमें हमने ये कहा है कि रिटायर्ड लोगों को जॉब भी इसमें दोबारा दिए जाए, क्योंकि उनको अगर रोजगार मिल जाए तो पेंशन थोड़ी भी होगी तो उनका गुजारा चलता है। ठीक है जनरल साहब, जितनी एक्सप्लेनेशन के साथ आपने यहाँ पे बात वजाहत से बयान की है, यकीनन बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए इस पर तबसरा करना बहुत आसान हो गया होगा। इब्राहिम, जो यहाँ पे पॉइंट्स जनरल साहब ने सामने रखे हैं उस पर काम करती है अगर ये गवर्नमेंट, तो फिर कामयाब हो सकेगी? देखें, अगर तो इसका मकसद ये है कि जो आपका पोटेंशियल पेंशन फंड है उसको आप कहीं इन्वेस्ट करें और फिर उससे कोई अच्छी आमदन हो या प्रॉफिट हो और उसके ज़रिए ये पेंशन के अखराजात उठाए जाएं, तो फिर ये स्कीम की हद तक तो ये अच्छा है, ज़बरदस्त प्रपोज़ल है। लेकिन क्या हुकूमत के पास इतना वक्त है और क्या हुकूमत के जो माहिरीन हैं उनमें ये सलाहियत है कि वो इस प्रपोज़ल को कामयाब कर सकें? फौजी फाउंडेशन का जो मामला है वो तो देखें ऑल टुगेदर एक बड़ा डिफरेंट है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हमें पता है कि वो कितनी डिसिप्लिन किस्म की है और कितने कवायद और ज़वाबित जो हैं वो वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। इसी वजह से सिर्फ फौजी फाउंडेशन नहीं बल्कि फ़ौज के तहत चलने वाले जो दीगर इदारे भी हैं हाँ। वो भी बड़े कामयाब हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हुकूमत के नीचे चलने वाले इस तरह के इदारे देखें तो वो तो हमें ना सिर्फ इस हुकूमत बल्कि पिछली हुकूमतों में भी हमें वो कोई ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आए। अब अगर इस स्कीम के तहत अगर ये होता है कि उल्टा वो पोटेंशियल जो फंड है, पेंशन फंड, और वो किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट भी ना हो सके और उस पर कोई प्रॉफिट वगैरह भी ना आ सके और उसके नतीजे में जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी जो उनको मिल रही है वो भी जाए, तो वो बड़ा तबाहकुन होगा। एक तो आप पहले ही इस वक्त भी आप ये देखें जो पेंशनर्स हैं इनके मेडिकल बिल्स, अगर ये शिबली फराज साहब भी सुन रहे हैं तो खुद मैं आपको बताऊं कि वजारत इत्तलात के नीचे जो इदारे हैं, रेडियो पाकिस्तान में लोगों के 10-10 लाख रुपए के मेडिकल बिल्स जो पेंशनर्स हैं उनके फंसे हुए हैं, उनको नहीं मिल रहे। रोज जो है वो रेडियो पाकिस्तान के सामने एहतजाज हो रहा है। इसके अलावा पीटीवी में भी यही हिसाब है। और जो सरकारी इदारों के कई सरकारी इदारे हैं जहाँ के पेंशनर जो हैं वो इस वक्त रोल रहे हैं और उनको उनके मेडिकल बिल्स, ज़ाहिर है कि वो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि उनके मेडिकल बिल्स क्लियर करें, लेकिन वो मेडिकल बिल्स भी जो हैं वो क्लियर नहीं हो रहे। फिर एक सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम होता है जो यूरोप में भी है, वो अमेरिका में भी है, उसके तहत भी हमें पता है कि लोगों को कितनी सहूलतें मैसर हैं। हमें पता है कि ये अभी जैसे कोरोना की वबा भी आई है तो वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे बेचारा चला जाए तो उसको तो 30 लाख 40 लाख रुपए बिल बनता है, तो सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो ओवरऑल उनके पास सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। तो ये स्कीम प्रपोजल जो बना है वो तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये बैकफायर ना कर जाए। आपको नजर नहीं आ रही है तो ये जो पेंशन मिल रही है उनको वो उस पेंशन से भी जो है वो महरूम हो जाए। सही। तो देखिए साहब, हम अक्सर मौशी पॉलिसीज पर क्वेश्चंस करते रहते हैं हुकूमत की। ये प्रपोजल भी जाहिर सी बात है इकोनॉमी की तरफ से कोई बोर्ड होगा, कुछ ना कुछ होगा, वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठाए जाएंगे, कामयाब हो सकेगी ये स्ट्रेटजी? ज़रा आप देखें पाकिस्तान में इदारों का हमेशा से बुरा हाल ही रहा है। हमेशा सियासी भर्तियां हुई हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड करके रखा है। आप रेलवे ले लें, आप पीआईए ले लें, आप किसी भी सरकारी महकमे में चली जाए वहाँ पे ओवरलोडिंग हुई हुई है। जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग भर्ती किए हुए हैं, काम वहाँ पे होते नहीं हैं। और जब पेंशन का मामला आता है तो वाकई ख़जाने के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है और बड़े अरसे तक, क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्ली रिटायरमेंट है 60 ईयर्स की एज पे, जबकि यूरोप वगैरह में तो अब 65 कर दी है। तो इस तरह ख़जाने के ऊपर बहुत बोझ पड़ जाता है क्योंकि हमारी आमदनी तो है नहीं।
और ये जो प्रपोजल लेके आए हैं इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, बड़ी नेक नीयती है। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि हम इदारों को दुरुस्त करेंगे और इनको सही सिमत में लेके जाएंगे, तो ये प्रपोजल बहुत अच्छी लेके आए हैं। इस पर अगर अमल किया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। जब फौजी फाउंडेशन जो पाकिस्तान का ही एक इदारा है, जब वो इतने अच्छे तरीके से अपने पेंशनर्स को पेंशन भी देते हैं और प्रॉफिट भी देते हैं, तो इस तरह अगर पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान भी इस किस्म का कोई जो है वो चीज़ लेके आ रही है, तो उस पर हमें बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बेहतरी लेके आएंगे। और पाकिस्तान के बात तो सारी मईशत की है, मईशत हमारी अपने पाँव पे खड़ी होनी चाहिए। जब हम इस फेज़ में आएंगे कि हम बेहतर पैसा कमा सकेंगे, ख़जाने में पैसा होगा, तो तभी तो आवाम को दिया जा सकेगा ना। तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा इकदाम है। अल्लाह करे कि ये जो मुशीर उनके आसपास है वो मज़ीद जो है वो उनको कोई अच्छे मशवरे दें, ताकि जो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं या बेवाएँ हैं उनको ये इस चीज़ से बेनिफिट मिल सके। ये ना हो कि कल कोई और मामला सर उठा के खड़ा हो जाए। मोना, इस हुकूमत की कुछ नाकामियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। अभी हम कोरोना की पिछली लहर के हवाले से बात कर लें तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। हमें फिर तवक्को रखनी चाहिए गवर्नमेंट अगर आगे भी कोई कदम उठाती है तो बेहतर होंगे। देखिए, ये वही वाली बात है कि तमाम ने तारीफ की है कि अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट में अमल इसके ऊपर हो, इस प्रपोजिशन पे, तो ये अच्छी है। प्राइवेट जितनी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो इसी तरह से फंड ऑपरेट करती हैं। ज्यादातर जो उसमें फिर पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जो मुझे एज पर माय नॉलेज म्यूचुअल फंड्स में ये लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो आगे देख लेते हैं कि किस चीज में ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, तो फिर वो वहां पर उस पैसे को आगे, वो जो म्यूचुअल जो भी फंड है वो भी आगे फिर वो उसी तरह से इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा ये कि वो काफी दफा, ये भी नहीं है कि हमेशा नफा ही होता है, नुकसान भी काफी दफा हो जाता है, लेकिन वो उतना उस परसेंटेज से नहीं होता। मुझे लगता है बस ये चीज इनको देखनी है कि कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड से पैसे, वो फुल प्रूफ होनी चाहिए। मैं बिल्कुल हर किसी से मुत्तफिक हूँ इसके ऊपर। और उसको फौरी तौर पर वो जब वापस उसी अपने एम्प्लॉय को या उन्हीं मुलाजमीन को दी जाए, तो आप समझें कि वो पैसा आप इकोनॉमी में लगा रहे हैं, किसी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा रहे हैं, वहां पर एक बेहतरी आ रही है, और फिर वो जो उसका रिटर्न है, जो उसका मुनाफा है, वो भी उसी को जा रहा है वापस जिसने वो बेसिकली सरमाया लगाया है। तो ये एक आइडिया बहुत अच्छा है, ये इसी तरह से इन प्रिंसिपल चलना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात का एक इजाफा करना चाहती हूँ कि जो सियासी भर्तियों की बात हुई है, देखिए सियासी भर्तियां आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किस दौर में कौन से लोग इंडक्ट हुए हैं तो वो सारे सियासी हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता। कुछ सियासी भर्तियां होती हैं, कुछ गैर सियासी भर्तियां भी होती हैं जो कि किसी भी इदारे की जरूरत होती हैं, अशद जरूरत होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सियासी भर्तियों के नाम पर आप बिल्कुल अगर कोई क्लीन स्वीप करना चाहते हैं या झाड़ू फेरना चाहते हैं, तो उस तरह की जो एक मेंटालिटी है कि जी जितनी उस दौर में हुई है वो तमाम से आती है, नहीं, ये फिर इसका मतलब ये है कि आप अपनी कोई जाती कोई वेंजेंस निकाल रहे हैं, कोई आप जाती बदले निकाल रहे हैं सियासी भर्तियों की आड़ में। एक तो इस चीज को हर तरह से इसको डिस्करेज करें, और दूसरे कुछ फैसला साजों में ऐसे दिमाग भी मौजूद हैं एज पर माय इंफॉर्मेशन जो कि ये चाहते हैं कि ये पूरे पेंशन के निजाम को ही आप समझे खत्म कर दें कि ये जी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा बोझ है। कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो थोड़े से अपने आप को ना इनोवेटिव होने के लिए और मुख्तलिफ नजर आने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि बिल्कुल पेंशन खत्म कर दें, ये मईशत पर बहुत बड़ा बोझ है। मैं उनकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि ये किस चीज से खेलने के मुतरादिफ है और ये कितने लोगों की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ हैं। ये हो ही नहीं सकता। हमारे अगर पाकिस्तान में स्टेट और रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो हमने लोगों की वेलफेयर को सबसे ऊपर रखना है। मैं एक चीज वजाहत करना चाह रहा हूं जी। फौजी फाउंडेशन के अदारों में पहली बात तो ये कि अदारे ये हमारे जवानों के पैसे चंदे से ही इन पे कारोबार शुरू किया गया, और दूसरी बात ये है कि इसमें सिर्फ 10% है रिटायर्ड लोग आर्मी के, 90% सिविलियन है जो काम करते हैं, और वो मेरिट बेस्ड इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग बहुत पढ़े लिखे, और उनको मार्केट रेट पे बाहर से कंपटीशन के तहत उनको इंडक्ट किया गया। तीसरी जो चीज है वो ये है कि कोई भी चीज रियायती नहीं मिलती यहाँ पे। इन अदारों को गैस, बिजली वगैरह हर चीज जो है वो जैसी जिस भाव पे आप सियालकोट में किसी को देते हैं उसी रेट पे यहाँ ये लेते हैं। फिर ये है कि इन अदारों में आर्मी यानी ये फौजी फाउंडेशन का अपना शेयर 43% है, 57% शेयर पब्लिक के हैं, और पब्लिक में खास तौर पे कौमी बचत सेंटर वालों के, जहां पे ये हम ये बहबूद सर्टिफिकेट और ये दिए हुए कौमी बचत का पैसा लगा हुआ है, उनमें ये बाकी लोग फायदा उठा रहे हैं। तो 57% वो है,
और आज अगर आप पाकिस्तान में इनकम टैक्स, ये टैक्स देखें कि कितना, तो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले ये अदारे हैं। ये तकरीबन साल का तकरीबन कोई 18-19 अरब रुपया टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो उस लिहाज से ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए। मैं ये खासतौर पे इसलिए मैंने कहा कि आयशा सिद्दीका ने किताब लिखी थी जो बहुत सारी बेईमानी और झूठ पे मबनी थी। ये चीजें तब मैंने वजाहत के लिए कर दी ताकि एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। एनबीसी कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं जला साहब, आपने भी यहाँ पे पॉइंट अपना बिल्कुल क्लियर कर दिया। एनबीसी क्विकली प्लीज, ताकि फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ सकूं। नहीं, मैं इसी पर कहना चाहता हूँ कि तबकाती निज़ाम है पाकिस्तान में, और बदतरीन तबकाती निज़ाम है। ये वो निज़ाम है जो सड़ चुका है बिल्कुल। यहाँ पर एक तबका वो है कि जब वो रिटायर होता है तो उसको बेतहाशा सहूलतें मिलती हैं, प्लॉट मिलते हैं, घर मिलते हैं, उसको पैसा मिलता है, उसको माला माल कर दिया जाता है। और एक तबका वो जब रिटायर होता है तो तही दस्त होता है, खाली हाथ होता है, उसके पास अपना घर भी नहीं होता। तो ये जो इम्बैलेंस है सोसाइटी में, एक अदम तवाज़ुन है सोसाइटी में, तबकाती तजाद जो है, इसे ख़त्म करें वरना बहुत ख़तरनाक हो जाएगा ये। और फिर जब आप पेंशन फंड की बात मैं कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेडिकल के खिलाफ, जब तक जिंदा है बंदा उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और उसके बीवी को भी और उसके बच्चों को भी। हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं, OGDC है, PIA है। अमले की तरफ जाने से पहले इन इदारों में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर माजी में भी बात करते आए हैं। नई पॉलिसी की तरफ जाएं, बिल्कुल नई पॉलिसी की तरफ जाएं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन एक होनी चाहिए, जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए वो जरूरी हैं, बिल्कुल। और एक और ट्रांसफॉर्मेशन का मैं जिक्र करूँगी आगे बढ़ते हुए, कराची की ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे मुताल्लिक 5 सितंबर को ऐलान किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 117 अरब रुपए कराची ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुख्तस किए गए थे। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ, और उस इजलास में न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद थे, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी शिरकत की। और वहाँ पर जो वज़रा थे, वफाकी वज़रा, उनमें शेख रशीद साहब, असद उमर साहब, फैसल वाबडा, मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी इस इजलास का हिस्सा बने हैं। 100 मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा मनसूबा है वो वहाँ के हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत 6000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, और इस मरहले को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। नासिर बेग चौथाई साहब, चूंकि कराची से आपका ताल्लुक है और उस वक्त भी जब ये पैकेज अनाउंस हुआ था तो तब भी मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आई थी सवाल के साथ, ये बताइए अमली तौर पर कुछ होगा सितंबर के बाद? आज ही इजलास हुआ, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। यार कितने अरसा हो गया, कितने पैकेज आ गए, 4 पैकेज तो आ चुके, मतलब होश हवास में। कोई 120 अरब का, कोई 130 अरब का, कोई 60 अरब का, और 100 अरब का। अच्छा, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, कागज़ पे बहुत कुछ है। मुझे पता यकीन है कि किसी ने इस बात पर तशवीश ज़ाहिर की कि हमने जो वादे किए थे, और हम भी थे बीच में, तो वो वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे। तो उस पर कल एक मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और फिर वादे किए गए हैं। उसके बाद मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मैं बार बार कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी और दूसरी जगहों पर भी, एक वादा पूरा कर दें। सिर्फ 2.25 साल पहले नवाज शरीफ जो ग्रीन लाइन छोड़ गया था नामुकम्मल बाज़ार क़ायद के सामने, उसको मुकम्मल कर दें उस जगह पर, या उसको ख़त्म कर दें। कराची को निजात दिला दें खुदी हुई सड़कों से, बर्बाद सड़कों से, जो वफाक की जिम्मेदारी है। और वफाक ने तो वो अंजाम किया है हमारा कि सर्कुलर रेलवे का रास्ता भी बंद कर दिया उस ग्रीन लाइन के ज़रिए। अब वो एक नया मसला खड़ा हो गया है। तो देखिए, अब वादे ना करें, अब मुझे आप मतलब लॉलीपॉप ना दें मुझको, अमल करें इस चीज़ों पर, मनसूबों पर अमल करें। जब तक अमल नहीं करेंगे आप, मैं आप पे यकीन नहीं कर पाऊँगा, हरगिज़ यकीन ना मैं सूबाई हुकूमत पे यकीन करूँगा, ना मैं वफाक पे यकीन करूँगा, ना मैं बुरादरी शाह पे यकीन करूँगा, ना इमरान खान पे यकीन करूँगा। मुझे ग्राउंड पर चीज़ें चाहिए, जो चाहे दे दे भाई, जो चाहे दे दे, वरना मेरी पुरानी चीज़ वापस कर दे मुझको। जनरल साहब, एनबीसी फरमा रहे कागज़ों पे नहीं, ग्राउंड पर कुछ होता हुआ दिखना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया और उन्हें चूंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिमायत हासिल थी, वो खुद भी इस तमाम तर मंसूबे का हिस्सा हैं, तो एक पूरे तमादी की जो हमने फिजा थी वो देखी थी कराची वालों में। अमली तौर पर हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ होगा?
देखें ज़रा जो बात NBC कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है उसमें हकीकत है और वो एक तजर्बे की बुनियाद पे है। अभी आप सर्कुलर रेलवे का देखें कि क्या हाल हुआ और आज भी वो मेरा ख्याल है एक ही उसका टुकड़ा बना है। सर्कुलर को सर्कुलर रेलवे कह नहीं सकते आप, सर्कुलर है ही नहीं। तो मसला ये है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तरफ जाएंगे फिर पता लगेगा कि उसमें हर्डल्स क्या है, मसाइल क्या क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, पैसा रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये जब तक ज़बानी कलामी बातें हैं तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आएगी तो आप देखेंगे कि ये फिर लटकते नजर आएंगे। शायद सुप्रीम कोर्ट को ही फिर आके तो दरमियान में इंटरवीन करना पड़े कि या ये काम जल्दी करवाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर तो इतना हमें बहुत ज्यादा पुरुमीद होना नहीं चाहिए। जो हमारी हिस्ट्री है वो सामने है और उससे नजर आता है कि ये चीजें बड़ी आके फंस जाती है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। सही मोना, बहुत सारे काम हैं जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन उसमें से कोई एक प्लान, कोई एक मंसूबा भी ऐसा नहीं है जो हमें कुर्रायर्स पर, कराची की स्पेशली सरजमीन पे कहीं नज़र आ रहा हो। अभी भी एक्सपेक्टेशंस, अभी भी तवक्कुआत के अमली तौर पर कुछ हो जाएगा? ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था ये खटाई में पड़ा ही इसलिए था क्योंकि जो लोग थे वो ये मुत्तफिक नहीं हो पा रहे थे। एक तो इनको ये कि इनको ला के बच्चों की तरह बिठाया गया कि जी आप वफाक हैं, आप सिंध हैं, आप दोनों बैठे और आप बल्दियात हैं। अब आप बैठे साथ और आप खुदा के लिए साथ मिलकर काम करें, क्योंकि वो आपको याद होगा उसका पूरा जो बैकड्रॉप था वो कराची में होने वाली जो बारिशों से तबाहियां थी वो तमाम थी। अच्छा, अब इसके बाद वो मामला इस वजह से स्टेलमेट का शिकार हो गया क्योंकि ये तमाम फिर से एक दफा इकट्ठे ना हो पाए और इस बात पे अब ये पड़ गई खराश कि जी वो जो पैसे होंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत वो किसको दिए जाएंगे इन तीनों में से। अब ये बात जो है इसका मुझे लगता है इससे आसान कोई हल नहीं है कि बल्दियाती निजाम को या जो भी बल्दियाती सेटअप है आप उसी को पैसे अलॉट करेंगे। वो भी फाल करने के लिए अब आपको एक नए पूरे मरहले से गुजरना है जो कि इलेक्शन का मरहला है। अब वो भी पिछला जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वरना किसी को परवाह नहीं थी कि वो इलेक्शन भी कराया जाए और किसी ने नहीं कराया। कितनी ताखीर से हुआ, अभी भी वो चीज होगी नहीं होगी, पहले तो उसके ऊपर सवालिया निशान है। और फिर अब उस सवालिया निशान के होते हुए मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस पैकेज में कोई चीज भी एग्जीक्यूट हो पाएगी। अभी ग्रीन लाइन का तस्करा कर दिया है, K4 मंसूबा भी उसी तरह से पड़ा हुआ है। कोई मंसूबा भी हो सिवाय पेपर्स के, और ये मंसूबा तो चले रहने से पहले भी एक कराची पैकेज आ चुका है, इससे पहले एक बलोचिस्तान पैकेज भी आ चुका है, वो भी आप देख लें कि कहाँ मौजूद है, तो वो सिर्फ कागजात में है। और ये मामलात सिर्फ थोड़ा सा जो डिसग्रंटल्ड लोग हैं उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए एक दफा दोबारा उठाए गए हैं। ये उसी तरह से डाइट डाउन हो जाएगा। इब्राहिम, विद इन 60 सेकंड क्विकली प्लीज, मेरे पास वक्त मुख्तसर है। देखें, कराची के बारे में 2-3 चीज़ें जो हैं वो हम अशरों से सुन रहे हैं। एक तो कराची 70% आपका रेवेन्यू जनरेट करता है, सब इस पे इत्तफाक कर लेते हैं। उसके बाद वो बारिश वाला मसला, फिर वो कचरे वाला मसला और तजावजात वाला मसला, और ये कि जी कराची की कोई ओनरशिप नहीं लेता, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बन जाती है और वो उसको कराची से वोट नहीं मिलते, तो इसलिए वो उसकी ओनरशिप नहीं लेती। MKM कराची की जमात है और हमें पता है कि MKM के मामलात जो हैं वो इससे पहले किस किस्म के रहे। अब आप ये जो प्लान था 2 महीने पहले अनाउंस हुआ था, 2.5 महीने के बाद अब ये इजलास हुआ है, तो इन 2.5 महीनों में क्या इस पैकेज के ऊपर पेशरफ्त हुई है? इस किस्म के पहले कुछ 10 पैकेजेस जो हैं ये हुकूमत भी और पिछली हुकूमत भी अनाउंस कर चुकी है। अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा इस इजलास में जाके बैठे कि चलें एक इसमें लोगों को एतमाद आए और वजन इस पैकेज के अंदर आए, कराची के लोगों को भी पता चले। लेकिन मेरी अपनी जाती राय है कि हमारे इदारों को हाथ जोड़ के इनको कहना चाहिए कि भाई आप अपने मामलात खुद ही तय करें, ठीक, और खुद ही अपने मंसूबे चलाएं, क्योंकि देखें अब 4 महीने बाद फिर इसके ऊपर पेशरफ नहीं हुई। तो जिस तरह हम पिछले इजलास का हवाला दे रहे हैं, फिर हम इस इजलास का हवाला देंगे कि उसमें तो देखें आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इदारों को इन मामलात में इन्वॉल्व ना करें, ताकि आपकी यानी हुकूमतों की, सिविल हुकूमतों की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है साथ। ठीक है इब्राहिम, मेरे पास वक्त मुख्तसर है। सिद्दीकी साहब क्विकली प्लीज। जी दरियाब, आप ये देखें कि सिंध हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत और तकरीबन 12 साल से वहाँ पे रूल कर रही है। ये वफाक की तरफ देखते रहते हैं। इनकी तो 7 साल, तकरीबन 5 साल इनकी वफाक में भी हुकूमत रही थी जब जरदारी साहब सदर थे। तो असल में मसला ये है कि डिलीवरेंस तो सिंध हुकूमत ने देनी है, काम तो सिंध के अंदर होना। और जिस तरह हमने अभी पेंशन फ़ंड पर बात कर रहे थे तो हमने कहा कि वफाकी हुकूमत की नेक नीयती नज़र आती है, कराची पैकेज पर भी उनकी नेक नीयती नज़र आती है। तो नेक नीयती तो नज़र आ रही है और इसमें आपने देखा कि फ़ौज के सिपह सलार भी
मौजूद थे, उनका भी इंटरेस्ट था। जिस मीटिंग में हम और आप मौजूद थे वहाँ पे भी ये बात हुई थी कि डिलीवरेंस होगी, कराची को कुछ ना कुछ उसका हक दिया जाएगा और कराची को देना चाहिए, क्योंकि कराची के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर ली और कराची के साथ ज़्यादती करने वाले कराची के अपने लोग हैं, सिंध के लोग हैं, क्योंकि सिंध की हमेशा वहाँ पे हुकूमत रही है, MQM की वहाँ पे हुकूमत रही है और इन्होंने उस प्यारे खूबसूरत शहर को जहाँ पे जाने को हम लोग जाके तरसते थे वहाँ पे जाने के लिए, वो शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि जो पैकेज लाए हैं इसमें से 25% भी काम हो जाए तो कुछ ना कुछ आंसू जो है वो धुल जाएंगे कराची वालों के। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें क्योंकि आर्मी चीफ भी इन्वॉल्व है तो इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी और कराची को कुछ ना कुछ जो है उसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। जी, सभी तज्ज़ियाकारों के विंडोज़ में इस वक्त रेड लाइन ऑन है, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं यही कहूँगी कि हमें उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक इंतहाई मोतबर शख्सियत हैं। अगर हम सियासतदानों की तरफ जाएँ या ना जाएँ, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सारे वादों पर हम इन्हिसार करते हैं और उम्मीदें रखी जाती है कि वो पूरे होंगे। तो कोशिश यही की जा सकती है कि कराची वालों को जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया गया है वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें कराची में नज़र भी आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।